तो कोलिजन मतलब कि टक्कर बेसिकली। तो कोलिजन हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर दो क्लासिफिकेशंस होंगे, एक बेस्ड ऑन रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं, राइट, रियल वर्ल्ड के बेसिस पे, दूसरा इस बेसिस पे कि हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी इजी हो जाए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी करने वाले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो नाम आएंगे, एक ऑब्लिक और एक हेड ऑन, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक वर्सेस हेड ऑन, ठीक है। तो ये क्या है इन दोनों में अंतर, लेट्स सी। एक कोलिजन इनमें से ऑब्लिक है, एक हेड ऑन है, राइट। लॉजिक क्या है, क्या चीज की वजह से हम लोग इनको दो अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है, अब पहले वो और फिर ये कैसे ऑब्लिक कैसे हेड ऑन, ये बात समझ रहे। वेलोसिटी से आके इससे टकरा रहा है, ठीक है ना, टॉप व्यू है, टॉप व्यू है वेज का, ठीक है। जैसे कि दो चीजों की टक्कर हो रही, राइट। आगे इससे टक्कर कर रहा है U1 U2। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे ये दोनों, वो इस लाइन के अलोंग लगाएंगे, कि नहीं लगाएंगे। जो इनकी नॉर्मल वाली लाइन होगी उसके अलोंग ही लगाएंगे एक दूसरे पे फोर्स, और थोड़ा एग्जैक्ट बोलूं तो इंपल्सिव फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगा रहे होंगे, इंपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। तो उस इंपल्सिव फोर्स की वजह से दोनों के मोमेंटम में चेंज भी आएगा। ये नॉर्मल के अलोंग ही लगाएंगे, राइट। जैसे यहां पर देखें तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन होगी तो उसके अलोंग लगेगा ये फोर्स, एग्रीड। ऐसे यहां पर देखेंगे अपन, वेलोसिटी इसकी किधर थी उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे लगेगा फोर्स। ठीक है क्या। तो आप क्या देखेंगे कि ये इंपल्स लगा, ये इंपल्स लगा, ये इंपल्स लगा दोनों पे। ये जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इस पर कोलिजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, हाँ, फोर्स के परपेंडिकुलर है इसलिए। सेम पॉइंट इज ट्रू हियर आल्सो कि वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो लोगों ने इस बेसिस पे दो कोलिजन डिफाइन कर दी। एक को बोला ऑब्लिक, किसको बोला ऑब्लिक, जहां पर किसी की भी वेलोसिटी, दोनों में से टकराने वाले किसी की वेलोसिटी
नॉर्मल के अलावा, राइट, किसी और डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोल देंगे? ऑब्लिक। टक्कर करने वालों की यदि इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग नहीं हुई तो उसको क्या बोल देंगे? ऑब्लिक कोलिजन। और यदि टक्कर करने वालों की वेलोसिटी नॉर्मल के अलोंग हुई तो उसको क्या बोल देंगे? हेड ऑन। जैसे कि ये कोलिजन कौन सा हो गया? हेड ऑन। और ये भी ऑब्लिक हो गया और ये भी ऑब्लिक कोलिजन हो गया, राइट। और ये जो नॉर्मल जिसके अलोंग फोर्स लगता है, जिस लाइन के अलोंग, इसका एक नाम भी है, दैट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, पक्का? ये कोलिजन कैसा कहलाएगा? और ये ऑब्लिक। अब जहां तक ऑब्लिक, ये लाइन ऑफ कोलिजन लिख लिया सबने, किसको बोलते हैं? जिसके अलोंग टक्कर करने वाली बॉडीज एक दूसरे पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कोलिजन या लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, बड़े आगे। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? Because this line will help us understand कि हमें ऑब्लिक कोलिजन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टक्कर के बाद भी u1y तो वही रहने वाला है। मान लीजिए टक्कर हुई तो मैं टक्कर के बाद की वेलोसिटी y में तो पहले ही बता सकता हूं यही होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। भाई मान रहे हम लोग कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है टक्कर के दौरान, तो हम बता सकते हैं y की वेलोसिटी तो यही रहेगी। हेलो, इसका मतलब इस प्रॉब्लम को हम एसेंशियली ये मान के सॉल्व कर सकते हैं कि ये है u2x, ये है u1x, और हमें क्या निकालना है? v2x और v1x। गॉट इट? नहीं आई बात समझ में? बात समझ में आई? तो हम सिर्फ यदि हेड ऑन कोलिजन पढ़ ले तो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि हेड ऑन कोलिजन से हमको ये निकालना सीखना है कि इनिशियल वेलोसिटी होगी तो फाइनल क्या आएगी? कौन सी वाली वेलोसिटीज? एलओसी के अलोंग वाली। परपेंडिकुलर वाली पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं। तो ऑब्लिक कोलिजन है तो सही, पर मैं बड़ा सारी थ्योरी रहूंगा हेड ऑन की। ऑब्लिक के लिए मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कुछ करना ही नहीं है, हटाओ वेलोसिटी वाली परपेंडिकुलर वाली को और फिर वापस चिपका दो, काम हो जाए। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। and coefficient of restitution। तो अब मैं यदि ऐसा केस ले रहा हूं तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि y है भी सही तो सोचने की जरूरत नहीं है ना? मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अब बार बार नहीं बोलूंगा, पढ़ाऊंगा हेड ऑन के लिए, क्योंकि ऑब्लिक के लिए कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x भी नहीं लिख रहा है यहाँ पे। तो दो पार्टिकल्स आके टक्कर कर रहे हैं, ओके, दो ऑब्जेक्ट्स। अब अभी तक तो अपन ने उनका इनर क्या है क्या नहीं है कभी सोचा नहीं, बट रियलिटी ये है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें, राइट, इनके साथ जाके अपन टक्कर करें तो क्या होता है? इनमें कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होता है। भले ही मेरा हाथ इस दीवार से टकरा रहा हो, आप बोलेंगे सर तो हाथ में डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, दीवार में नहीं हो रहा, बट बिलीव मी दीवार में भी डिफॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपको लगता है फ्लोर में डिफॉर्मेशन नहीं होता, बहुत हार्ड है तो, राइट, होता है, इनफैक्ट खड़े रहने से तक होता है। तो ये फ्लोर जो है आपको लगता है हार्ड, बट हर चीज जो है उसमें डिफॉर्मेशन संभव है।
जैसे कि आपने कभी कोई वीडियो देखा हो जिसमें टेनिस बॉल को हिट कर रहे रैकेट से स्लो में, तो आप देखें टेनिस बॉल की चपाती बन जाती है जब वो रैकेट के कांटेक्ट में होती है, गोल से सर्कल हो जाता स्फीयर से। देखा कभी किसी ने ऐसा चित्र? नहीं देखा? कैसे होता है? हाँ, डिफॉर्मेशन, राइट। तो जब ये दो चीजों की टक्कर शुरू हुई तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब आया होगा? डिफॉर्मेशन होगा इनमें पक्का, राइट। यू कैन इमेजिन कि these are basically loaded with springs, lots and lots of springs। हाँ जी, कब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ? जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यदि मैं m1 पर बैठ जाऊं m2 को देखूं तो अभी भी मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि तो और डिफॉर्मेशन होना है, राइट। और दूर जा रहा है तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है, हेंस मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय पर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो देयर वुड कम अ मोमेंट समवेयर, मैं इतना अच्छी तरह से शेप तो नहीं बना पाऊंगा इनका, जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि ऐसा मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये सबके साथ आना है, समझ में आई बात? दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इनफैक्ट हम बता भी सकते हैं कितनी होगी, pcm होगी। इसको एक तरह से और समझ सकते थे अपन, हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर। मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो कितनी एनर्जी अवेलेबल है खर्चे के लिए? हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर। तो जब तक वो जीरो नहीं हो जाएगी तब तक कंप्रेशन होगा। समझ में आई बात? अब बारी आती है रिस्टोरेशन की। रिस्टोरेशन का टेक्निकल नाम होता है रेस्टिट्यूशन। अंग्रेजी आपको आती नहीं है ज़्यादा, अंग्रेजी आती होती तो आपको पता होता कि रेस्टिट्यूशन और कुछ नहीं, रिस्टोरेशन का ही सिनोनिम है, राइट। तो एक फैक्टर होता है ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये 1 है, मतलब रिस्टोरेशन क्या हो गया? कंप्लीट। काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हुआ? 0। यदि ये 0, इसका मतलब रिस्टोरेशन हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं का मतलब स्प्रिंग्स कंप्रेस हुई और वहीं की वहीं सब टूट गई, वहीं की वहीं सब टूट गई। समझ में आ रही क्या मेरी बात? आगे बढ़ू मैं। ई की वैल्यू 1 से 0 के बीच में, तो फिर रिस्टोरेशन हुआ है पार्शियल, मतलब कि कुछ स्प्रिंग्स टूट गई होंगी अंदर की, कुछ रिस्टोर हो गई होंगी। डेल्टा के लॉस सम, कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, कुछ। ठीक है। एंड दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिशन।
V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस E। लिखा सबने? नहीं समझ में आया? V2 V1 U2 U1 क्या है जरा लिख लीजिएगा। velocities of points of collisions, velocities of points of collision along LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कोलिजन के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट ही लिखना है। V2 V1 ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज है और U2 U1 इनिशियल वेलोसिटीज, ठीक है। ये लिख लिया तो थोड़ा सा एक दो चीजें ध्यान देने लायक लिख लिया। अब देखिए V2 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस U1 थी 1 हो गया -1, तो आप देख सकते हैं V रिलेटिव इनिशियल इज इक्वल टू V रिलेटिव फाइनल आएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी में कोई काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस, इक्वेशन याद है, हाफ म्यू V रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ MVCM स्क्वायर। मोमेंटम का हो रहा है VCM पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल फाइनल इक्वल आ गई का क्या मतलब हुआ? कोई लॉस हुआ नहीं, CM में तो चेंज हो नहीं सकता। यार इक्वेशन फिर से लिख दूं? क्या लोग ये इक्वेशन भूल गए कि नहीं करी क्या मैंने यूज? एक इक्वेशन से मैंने 2 3 4 5 सवाल सॉल्व करके दिखाए होंगे यार। मैं यही कह रहा हूं, इस पे कोई फर्क पड़ा नहीं। और ये फर्स्ट केस में इनिशियल और फाइनल सेम, सो कोई लॉस नहीं हुआ। सेकंड केस में ये 0 हो रही है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो गया। V2 माइनस V1 बिकम्स 0, मतलब कहानी जो है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे जाके अटक गई, उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। हेलो, और फिर पार्शियल, यदि इसकी कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो कुछ लॉस हुआ है, कुछ लॉस, ठीक है। इनके नाम बता देता हूं मैं आपको। आगे ऊपर वाले को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, E इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। बीच वाले को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। चलो, तो सबसे पहले हम एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं और फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर से याद दिला दूं, E इज इक्वल टू 1 मतलब कंप्लीट रिफॉर्मेशन है ना, या रिस्टोरेशन। 0 मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ऐसी चीज प्रैक्टिकली आप चाहें तो जैसे जो पुट्टी होती है, पुट्टी गिरती है क्ले की, वो जो आती है क्ले, वो गिरती है तो उसमें कोई रिबाउंड नहीं होता, तो यू कैन अज्यूम कि उसका E मस्ट बी प्रोबेबली 0, ठीक है। कोई चीज जो रिबाउंड करती है थोड़ा बहुत भी, E इज नॉन 0। प्रैक्टिकल दुनिया जो है वो तीसरे नंबर पे, फर्स्ट और सेकंड आइडियलाइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है कि नहीं। बढ़ो आगे। तो अपने पास बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, M1 मास, M2 मास, U1 वेलोसिटी, U2 वेलोसिटी, ठीक है बात। E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फाइनल वेलोसिटी V1 और V2 लिखनी है। स्टार्ट। तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में लिख लें, मैं बताता हूं। ऑर्गेनाइज कर लें, इस फॉर्म में हो जाएगा। कुछ हेल्प चाहिए होगी, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या आता है, पर V1 है तो U2 माइनस U1। देखो ऐसी फॉर्म बन पा रही है क्या? M1 M2 कुछ लफड़ा हो गया तो बताना मुझे, मतलब VCM अलग कर लो बेसिकली। VCM अलग करो तो देखो क्या बच रहा है। इसको कॉपी मत करना, सही नहीं है ये, एक E रह गया कहीं। अब ठीक है, यही आ रहा है। तो चाहे तो आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं।
VCM प्लस दिस, और V2 हो जाएगा VCM प्लस M1 U1 माइनस U2 इंटू E अपॉन M1 प्लस। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। बढ़ो फिर आगे। तो इसमें एक दो स्पेसिफिक केस ऐसे हैं जिसमें सवाल बहुत सारे बनते हैं, तो मैं वो स्पेसिफिक केस पहले ले रहा हूं, जनरल केस तो ठीक है देख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसा केस हो कि M2 इज मच मच लार्जर देन M1। ठीक है, जैसे एक ट्रक जा रहा है और उससे मच्छर की टक्कर हो गई, राइट। तो विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशन आई एम श्योर दैट V1 मस्ट बी V2 मस्ट बी U2। ट्रक और मच्छर की टक्कर होगी तो ट्रक की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। जिनको शक हो इक्वेशन लिखिए, ट्राई करके देख लेना, कुछ और आ जाए आंसर तो बात कर लेंगे। मैथ्स पे मुझे मैथ्स से ज़्यादा फिजिक्स पे कॉन्फिडेंस है, फिजिक्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे पुट करिए M2 की वैल्यू जाता, फिर चेक कर लीजिए। मैं बात करना चाहता हूँ V1 की, तो मैं इसको M2 से डिवाइड कर देता हूँ सब जगह। M2 से डिवाइड किया मैंने, ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया। ठीक है क्या बात? हेलो, तो जहां पे भी M1 बाय M2 हो तो 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आ गया U2 प्लस ये आएगा ना, M2 से डिवाइड किया, सो U2 प्लस EU2 माइनस EU1। कोई कंफ्यूजन? So this is V1। ठीक है, इसमें भी जो एक और इस केस का भी बड़ा स्पेसिफिक केस है, दैट इज इफ U2 is 0, this प्लस दिस, तो U2 0 कर दोगे तो V1 कितना आ रहा है? माइनस EU1। ये केस अपन लोगों ने बहुत यूज किया। गेंद धरती पे छोड़ दे, टक्कर करती, वापस आती, पर उतनी ऊंचाई से नहीं आती थी छोड़ेंगे तो। टिप टिप करने को नहीं कह रहा हूं, थ्रो करते तो ऑब्वियसली आपकी वेलोसिटी इस √2g से ज्यादा होगी ना टक्कर करते हुए, इसलिए वापस आ जाती है। ड्रॉप करेंगे तो नहीं आएगी क्योंकि E है तो कम हो जाएगी। कुछ लोग थ्रो को ड्रॉप समझ रहे हैं, ड्रॉप करेंगे तो सेम हाइट पे वापस नहीं आती, थोड़ा सा तो नहीं। समझ में आया सबको कि नहीं आया? पक्का? जैसे कि बड़ा सिंपल सा सवाल, ये एक इंक्लाइन है, इस पर h ऊंचाई से अपन ने गेंद को गिरा दिया। इज दिस ओके? E इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इसके बाद टिप्पा खाएगी है, तो किस पॉइंट पे ये दोबारा जाके टक्कर करेगी? पहली कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है सबको? टक्कर के समय ये वेलोसिटी रही होगी u which is √2gh, राइट। लेकिन इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट पर, इंक्लाइन के अलोंग वाले कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा तो ये कितना हो गया? u sin theta which is going to remain same, right? थीटा रहेगा। This is u cos theta which we can consider for collision.
So after collision this will become 0.5 u cos theta, right? यही हो जाएगा। अब x और y को अलग करके सोच लेते हैं अपन, राइट? तो यदि अपन y डायरेक्शन ले लें इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, तो टाइम कितना लगेगा इसको नीचे गिरने में? 2 इंटू 0.5 u साइन थीटा बटे g। कितना टाइम लगेगा? इतनी देर में ये इसके अलोंग भी चलेगा। कितना चलेगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x u साइन थीटा इंटू, यहाँ पे कुछ चेंज है यार, यहाँ पे भी cos थीटा है मुझे ऐसा, है ना? और इधर भी cos थीटा, राइट? तो u बाय g हो गया टाइम, है ना? सो u बाय g हो गया टाइम, ut प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। आ गया जो भी इससे आ रहा हो, क्या आ रहा है इससे? ठीक है, अरे u को u स्क्वायर को वापस √2 चेंज पुट कर दो ना, कितना आता है? हाँ 3h sin थीटा, ठीक, 3h sin थीटा। गॉट इट? कर लेंगे मैनेज कि नहीं कर पाएंगे इसको? बोलो भाई, हाँ कर सकते हैं? ओके, आगे बढ़ो फिर मैं। अगला केस, m1 इज इक्वल टू m2 एंड e इज इक्वल्स टू 1। m1 इज इक्वल टू m2 एंड e इज इक्वल्स टू 1 किया तो v1 आ गया होगा u2 और v2 आ गया होगा u1। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? पक्का? बढ़े आगे। सारे कोलिजन्स के लिए E is 1 और 2m को हमने वेलोसिटी दे दी टुवर्ड्स m, ठीक है? 2m को हमने वेलोसिटी दे दी टुवर्ड्स m, ठीक है? क्या? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल दी बॉल्स, क्योंकि कितने कोलिजन आपने कंसीडर किए? उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। जब तक आगे वाले की वेलोसिटी पीछे वाले से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तो कोलिजन और होंगे कि नहीं होंगे? डिनोमिनेटर में जब 27 आ जाए तब रुक जाना, अभी 3 आया होगा। कितने लोग डिनोमिनेटर में 3 आ गया है? 27 कंटिन्यू। हिंट भी दे दिया मैंने कैसे सॉल्व करना है। शुरू करूं मैं सॉल्यूशन? 2m की m से टक्कर हुई, m की वेलोसिटी कितनी आई? 4u/3। किस गधे की u/3 आई है? सुनते ही नहीं। और ये अभी ये m इस 2m से टक्कर नहीं कर सकता, धीरे चल रहा है, राइट? ये 4u/3 से m से टक्कर करेगा, वेलोसिटी एक्सचेंज 4u/3 0। अब ये u/3 वाला इससे टक्कर करेगा। जब u से हो गई थी u/3 तो u/3 से टक्कर कितनी हो जाएगी? u/9। बस कितनी हो जाएगी? 4u/9। तब तक 4u/3 क्या कर रहा होगा? उससे टक्कर कर चुका होगा। कहानी खत्म? नहीं,
अभी ये इससे टक्कर नहीं कर सकता, वो तेज चल रहा है, लेकिन ये इससे करेगा वेलोसिटी एक्सचेंज, वो तो जा चुका। इन दोनों की टक्कर क्यों नहीं होगी? वो तेज है, ऑब्वियसली कैसे होगी? अब इसकी इससे टक्कर होगी। जब u से हुआ था u/3, तो u/9 से कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। अब कोई किसी टक्कर नहीं कर पाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। एक लास्ट छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, न्यूटन के नाम पे है, न्यूटन्स क्रैडल। सबके मासेस सेम है, ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, E इज इक्वल टू 1। 1 और 2 को अपन साइड में लेके गए और छोड़ा, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी सबकी U से जाके टकरा रहा है ना? जो भी बोल रहे हैं सब कुछ गलत होगा, लेकिन दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने सवाल लिया है कि जो निर्मल नीजू कर रहे हैं वो गलत क्यों है वो सोचना। तो उन्होंने 1 और 2 को एक बॉडी मान लिया, फिर अच्छा, तो अपन ने अभी 3 को एक अलग बॉडी माना, तो अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं 1 2 को एक बॉडी माना और 3 से 6 को एक अलग बॉडी मान लिया। या 3 से 5 को एक मान लिया। मेरी बात समझ रहे? Now please look what I am saying. ऐसे लिख देना। And छह अननोन है, 2 इक्वेशन से एसेंशियल। एनर्जी मोमेंटम पढ़ाने के बाद भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कैसे फेल हो जाती है। एनर्जी पढ़ाने के बाद भी मैंने समझाया था कि देखिए फेल हो जाता है, फिर से पढ़ा रहा हूं कि देखिए फेल हो जाता है। क्योंकि इक्वेशन से यदि अपन सॉल्व करें तो बिल्कुल सही कह रहे साहब, मैंने 1 और 2 को मान लिया, एक बॉडी और मान लिया, वो 3 से टक्कर कर रहे हैं। अभी कराई था u/3 वाला सॉल्व, 2m और m की टक्कर हो गई, वही कॉपी मार देता हूं। किसी ने बोला नहीं मैं ऐसा करता हूं 3 और 4 को एक बॉडी मान लेता हूं, फिर तो 2m ने 2m से टक्कर करी, वो दोनों u से चले गए, वो दोनों u से चले गए, उससे भी आंसर आ रहा है। नहीं समझ में? तो क्यों नहीं कर सकते ऐसा? What is wrong with such an assumption? फिजिकली वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है ना, 1 और 2 एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली गलती तो आपको बतानी थी 1 और 2 वाले केस में, क्या 1 का मोमेंटम 3 को पास ऑन हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज नीड फोर्स एनालिसिस। आप देखिए तो एनर्जी के एंड में मैंने यही समझाया था कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी हो रहा है। डज दैट मीन आई डोंट नीड फोर्स एनालिसिस? बताया थे ना 2 सिचुएशंस। जब ऐसे यहाँ पे भी आप ये मान लेने से कुछ नहीं हो जाता कि 1 और 2 एक है तो हो गए, मैंने माना तो है, और तेरे मानने से क्या होता गधे? 1 का मोमेंटम 3 को मिलेगा कैसे? तो इसका सोल्यूशन वुड लुक लाइक दिस। मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन, ये लिख लिया सबने, गड़बड़ है? इसका सोल्यूशन कैसा दिखेगा? बिल्कुल वैसा ही, मैं लिख भी रहा हूँ u 0 0 0। अब 1 2 से कोलाइड नहीं कर सकता, 1 का मोमेंटम 2 को नहीं बन सकता,
लेकिन 2 का 3 को पास ऑन होगा, कोलिजन इन दोनों के बीच होगा। अब 1 का 2 को मिल सकता है। सॉल्व। मतलब याद रखिएगा, एनर्जी मोमेंटम से सवाल फास्ट हो सकते हैं, लेकिन फोर्स के हिसाब से अंदर चल क्या रहा है यही पता नहीं होगा तो एनर्जी मोमेंटम आपको हमेशा हेल्प करते हैं, जरूरी नहीं। वी हैव अवॉइडेड राइटिंग न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन, बट वी आर नॉट अवॉइडिंग मेकिंग फोर्सेस। घूम फिर के वापस एफबीडी की बात कर रहा हूं। अंदर का जो मैकेनिज्म है चला क्या, वो तो यही हुआ होगा।